नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भागो भागो भागो, ईडीआई ईडीआई। कांग्रेस कहती है चुनावी साल है तभी ईडीआई है, तो बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने युवाओं के भविष्य पर ग्रहण लगाया वो सलाखों के पीछे पहुंचे। ईडीआई ईडीआई। बेरोजगार कह रहे हैं कि ईडीआई, गुनहगारों को सजा देने के लिए ईडीआई। ईडी तो आ गई, ताबड़तोड़ छापेमारी भी की, लेकिन चुनावी साल है तो सियासत भी लाल लाल हो रही है। माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ धड़ाधड़ 6 जिलों में पेपर लीक के आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की मार के बीच सियासी रंगों की भरमार भी देखने को मिलने लगी है और निष्पक्ष कार्रवाई की बात हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि ईडी का स्वागत है, हमें ईडी की कार्रवाई से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्रवाई टारगेटेड ना हो। केंद्रीय एजेंसियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। तो बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जांच आगे बढ़ते हुए कई नेताओं तक भी पहुंच सकती है। अब सवाल यही है कि ईडी की पिच पर आखिर हिट विकेट कौन होगा। चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर डर बताते हो। पूरा हमारी पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करे, कानून का रास्ता भी रहना चाहिए। ऊपर के जवाब देते हैं, आपको लिस्ट दे दी गई है, छाट के देखो कहाँ घुस सकते हो आप। ये अगर निष्पक्ष होकर काम करे, हम स्वागत करें। और चलिए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, साथ ही बीजेपी नेता सुरेंद्र नरूका जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही पूनम चंद भंडारी जी हैं, विषय विशेषज्ञ जो कि चर्चा में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। सुरेंद्र नरूका जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जब भी कुछ इस तरह का घोटाला होता है, घटना होती है, इंतजार रहता है कि ईडी आएगी, ईडी की जांच होगी, लेकिन आज के वक्त में आखिर सवाल ईडी की कार्रवाई पर क्यों उठता है? कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच हो तब तो ठीक है ईडी की कार्रवाई, लेकिन टारगेटेड नहीं होना चाहिए, और ये बात प्रदेश के मुखिया ही कह रहे हैं। गहलोत साहब ने कहा निष्पक्ष जांच हो, मतलब उनको ये तो पता है कि ये जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी जो भी कार्य करती है वो निष्पक्ष करती है। अब इसको जोड़ा जा रहा है कि राजनीतिक द्वैस्तता के कारण किया जा रहा है। शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से ज्यादा इस बात को कोई स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक द्वैस्तता से क्या किया जाता है। कि यहाँ पे जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, अगर उसका सबसे ज्यादा राजनीतिक अगर किसी ने यूज लिया है तो अशोक गहलोत जी ने यूज लिया है। तो अशोक गहलोत जी के मुंह से ये बात कहनी मेरे हिसाब से कहीं भी औचित्य नहीं है कि वो कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक रूप से किसी भी एजेंसी का प्रयोग नहीं लिया जाना चाहिए। ईडी का किसी भी रूप से राजनीतिक प्रयोग नहीं लिया जा रहा। ईडी केवल राजस्थान में नहीं, बाकी अन्य जगह भी, चाहे आप गुजरात देख लें, चाहे यूपी देख लें, गुजरात में आईआरएफएस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसमें भी ईडी की जांच चल रही है। चाहे पंजाब देख लें, चाहे दिल्ली देख लें, ईडी किस चीज की जांच करती है? एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ बाबूलाल कटारा जी के खिलाफ, जिन्होंने अच्छे आज युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। उन्होंने जो ऐसी जो डर्टी मनी, जो गलत रूप से जो पैसा लिया और जिस पैसे को उन्होंने यूज लिया, ईडी उसके खिलाफ, उसके लिए कार्रवाई कर रही है। तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान के दौरान जो कार्रवाई कर रही है, वो बाकायदा निष्पक्ष रूप से और लीगली रूप से कार्रवाई कर रही है। ईडी के ऊपर यह आरोप लगाना कि साहब ये केवल मात्र चुनाव के वक्त ही है, आप चुनाव के वक्त ईडी को क्यों देख रहे हैं? ईडी की स्थापना कब हुई? 1956 में। 1956 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। ईडी ने उस वक्त से लेके आज तक कार्रवाई कर रही है। आपने पहले कभी कोई कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाए। अब जब बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई, उससे पहले ईडी की कार्रवाई कितनी थी? मात्र केवल सैकड़ों के अंदर वो काउंटिंग होती थी, शायद 100 और 150। आज ईडी के अंदर 5000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा ऐसी अवैध मनी, जो डर्टी मनी है, वो ईडी के द्वारा इन लोगों से जब्त की गई है। जिसमें इतने बड़े बड़े जो नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता है, जैसे पी चिदम्बरम है, उनके 11 करोड़ 40 लाख रुपए ईडी के द्वारा अवैध रूप से उनके लड़के के नाम से थे, वो जब्त किए गए। ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद है। ईडी निष्पक्ष जांच ही करती आई है, अगर इसका पास रिकॉर्ड भी देखा जाए। रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ है। रामनारायण जी, आखिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये निष्पक्ष कार्रवाई ईडी नहीं करेगी? टारगेटेड किया जा रहा है, चुनावी साल है, इसलिए ईडी की एंट्री पर ये बवाल हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं, या कोई और वजह? देखिए, वजह बहुत गंभीर है। ये अभी भाई कह रहे थे कि परसों से ईडी है, लेकिन वो वॉइस नहीं थी।
आज एसीबी को अपन वॉइस तो कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करके, ये जो पॉलिटिकली जो सिनेरियो बढ़ रहा है ये पिछले 7-8 साल से 9 साल से जिस प्रकार से केंद्र में कैप्चर किया गया है। आप देखिए, 7-7 चुनाव होते थे, अलग अलग स्टेट में चुनाव कराए गए। जब आप इलेक्शन कमीशन को कैप्चर कर लोगे, सीबीआई वॉइस हो जाएगी, ईडी वॉइस हो जाएगी, हाई कोर्ट जजेस को जिस तरह से अपॉइंट किया जा रहा है, एक माइनॉरिटी के जज को जिस तरह से रोका गया गवर्नमेंट के कहने से, जात आधार पर जिस तरह से हो रहा है, तो निश्चित है कि ये वॉइस है, एक पक्ष से कार्रवाई करती है और सिफारिश मानती है। पहले अधिकारी सिफारिश नहीं माना करते थे, आईएएस अधिकारी, मैं उस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली वाले की। पहले इस तरह से एयरपोर्ट को नहीं बेचा जाता था जिसमें करोड़ रुपए लगा करके 500 करोड़ में दे दो आप। तो ये जो देश का दुर्भाग्य है, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी स्टेट के लिए बात हो सकती है, ये पॉलिटिकली देश को कमजोर कर रहा है और विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है। जहाँ तक लेकिन रामनारायण जी, राजस्थान की अगर बात करें तो ये तो आरोपी हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है, और राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पर कार्रवाई की है, तो ये तो और अच्छी बात है ना कि और बेहतर तरीके से इन्हें गिरफ्त में लिया जा रहा है, और भी लिंक तलाशे जा रहे हैं, और लोग भी जो जुड़े हैं उनसे वो भी बेनकाब होंगे। तो इसमें तो साथ देना चाहिए सबको। सबसे पहले तो पोलियो टेस्ट डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का कर लीजिए। किसके कहने से उसने कहाँ बात करी, दिल्ली में किस स्तर पे बात करी, किस तरह से बुला करके पहले ईडी के अधिकारी को कहाँ कहा गया, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल जी से पूछ लीजिए ना आप। वही स्पष्ट हो जाएगा कि ये निष्पक्ष नहीं है ईडी। यानी आप ये मानते जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष नहीं है, टारगेटेड है कार्रवाई। कह रहा हूँ, यदि पी चिदम्बर से 11 करोड़ रुपए जब्त किए, 11 करोड़ को राशि होती है क्या? आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, आप जाकर के इनसे पूछिए, मार्शल से, कि दिल्ली में बैठे वहाँ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में जाकर के बैठे हैं, क्या हो रहा है देश में। एक आदमी एक झटके में 50,000 करोड़ का एसबीआई बैंक को घाटा दे गया और 40,000 करोड़ का एलआईसी को घाटा दे गया। ये अपने ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट है जो जांच के विषय पे आते हैं, लेकिन हम अगर राजस्थान और ईडी की कार्रवाई पे बात कर रहे हैं, रामनारायण जी वापस आपके पास लौटेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी, राजनीतिक तौर पर बात की जाए, क्योंकि जब चुनाव होने वाले होते हैं जिस राज्य में, वहां पर हैपनिंग भी बहुत ज्यादा होती है, राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये अपना काम कर रही हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सवाल निष्पक्षता को लेकर उठते हैं। कार्रवाई हो तो भी दिक्कत है, कार्रवाई ना हो तो भी दिक्कत है। ईडी आई है तो कई लोगों को उम्मीदें हैं कि सब बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, तो कुछ ऐसे भी चेहरे हैं शायद वो बेनकाब होने से डर रहे हो, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सियासत और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। अब ये सियासत की पिच है, इस पर ईडी आए या सब्सिडी आए, दोनों के बीच में फाइट है, जीतेगा कौन ये जनता तय करेगी। लेकिन निश्चित रूप से अगर एसओजी ने सुरेश ढाका को पकड़ लिया होता, राम कृपाल मीणा फरार नहीं हुआ होता, तो शायद आज ईडी की दरकार नहीं होती। और ईडी का एक्ट क्या है, जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होगी, जहां भी गलत पैसा आएगा वहां ईडी आएगी। और ईडी ने कर्नाटक में इनके खुद के बीजेपी के एमएलए को पकड़ा, पश्चिम बंगाल में एक नेता ने अपनी प्रेमिका को 20 करोड़ रुपए दिए नगद पकड़े, दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हवाला में पकड़े। तो इसका ईडी का काम तो बड़ा है। लेकिन अब राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी चुनरी में लागा दाग रे, किरोड़ीलाल ने कुछ ऐसे दाग लगा दिए हैं जिनकी वजह से बौखलाहट बढ़ गई है। लेकिन ईमानदारी से डीपी जारौली रीट के मामले में उनको आपने हटाया, तो फिर रीट का पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ। कुछ सचिन पायलट ने कहा कि ऐसी कौन सी जादू चाबी है कि एक पेपर तो आउट हो गया, दूसरा पेपर आउट नहीं हुआ। चाहे बाबूलाल कटारा ने जब आरपीएससी में एक सब्जेक्ट का पेपर आउट हुआ, 6 के पेपर आउट नहीं हुए। तो तमाम नौजवानों को शक पैदा हो रहे हैं। अभी एसआई का एग्जाम आया, 8.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 850 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें कुछ जिलों के बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आने लगे। तो कुछ तो हुआ है और नौजवान यही पूछ रहा है। तो जो आपकी सब्सिडी है उस पर नौजवान का जो भविष्य है वो भारी है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज किरोड़ीलाल जी ने अशोक गहलोत जी के परिवार पर, उनके बेटे और बहू पर जो आरोप लगाए, उसके बाद नया माहौल, राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कल रमेश मीणा जी ने भी कहा था कि किरोड़ीलाल जी खुद अपराधी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अब सियासत बहुत तेज होगी और सियासत में होगा क्या, अब यह होगा कि ईडी को, कांग्रेस तो ये चाहेगी कि ईडी का काम, पहले जिस तरीके से बीजेपी कहती थी कि सीबीआई और ईडी कांग्रेस के तोते हैं, अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ऐसा माहौल बनाएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है
कि अगर बेरोजगारों को, मैं कहता हूं कि अगर 10-20 नेता या कुछ पकड़े भी जाएं, लेकिन राजस्थान के वो 20 लाख बेरोजगार जिन्होंने रीट की एग्जाम दी, वो 8.5 लाख बेरोजगार जिन्होंने एसआई की एग्जाम दी, वो जयन, वो आपके जो कर्मचारी चयन बोर्ड के हैं जिनमें पेपर आउट हुए, सीएचओ का आज ही मामला खुला है, जब एसओजी कह चुकी 89 क्वेश्चन आउट हुए हैं, सीएचओ का पेपर आउट नहीं मान रहे, अब ईडी के डर से कुछ हो जाए तो उन बेरोजगारों का भाग्य चिमक जाए। मैं कहूंगा बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए, राजस्थान का जो बेरोजगार रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है, उसे 500 रुपए का सिलेंडर नहीं चाहिए, उसकी माँ को चाहिए उसके बेटे को नौकरी मिल जाए। जो कमरा लेकर तैयारी कर रहा, पेपर आउट हो जाते हैं, वो बड़ा जख्म है, और उस जख्म को सियासत ने चुनावी साल में बहुत ढंग से उकेर दिया है। ईडी उसमें यज्ञ की आहुति का काम कर रहा है। अब कौन हिट विकेट होगा ये तो दिसंबर का माह तय करेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ा सियासी वार है। बिल्कुल बड़ा सियासी वाले। पूनम चंद भंडारी जी, विषय विशेषज्ञ आप, सबसे अहम बात तो यही है कि जब केंद्रीय एजेंसियों की बात होती है, अब पिछले कुछ सालों की अगर हम बात कर लें, सवाल इन एजेंसियों पर ही उठने लगता है। और अब ऐसा है कि अगर जांच के लिए एजेंसी आ रही है और निष्पक्ष जांच वो कर भी रही है, कई चीज़ों को बेपर्दा कर भी रही है, तो भी सवाल उसी पर उठाया जा रहा है। क्या वक्त के साथ या जिस तरह से और वक्त आगे बढ़ रहा है, इनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे, या फिर जो सवाल उठे हैं उसको लेकर कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये सब धूमिल होंगे और एक बार फिर से उतना ही भरोसा इन एजेंसियों पर होगा? देखिए, एजेंसियों पे भरोसा तो कम हो रहा है। तो पहले आप देखिए, लोग क्या कहते थे, किसी मुकदमे में अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करी तो सीबीआई में जाएं, सीबीआई जांच कर लेगी, एक विश्वास होता था ये। लेकिन अभी कुछ दिनों में, कुछ सालों में विश्वास कम हुआ है। जो पर्टिकुलर लोगों पर तो छापे पड़ते हैं, पर्टिकुलर लोगों में छापे नहीं पड़ते हैं। 2005 में ये PMLA एक्ट आया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2005 में लागू हुआ था, गैजेट नोटिफिकेशन हुआ था, बना 2002 में था, 3 में राष्ट्रपति ने साइन किए थे, 2005 में लागू हुआ था। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी ईडी चाहे तो अगर चाहे किसी भी मामले में जाकर के वो कार्रवाई कर सकती है। कि उनको क्या करना है, ब्लैक मनी को वाइट करना। जो लोग करते हैं ब्लैक मनी वाइट, वहाँ ईडी पहुँचती है। पहले हवाला कांड हुआ करते थे, तब इनको अमेरिका वगैरह में कई जगह हुआ ये कैसे पकड़ा जाए, तब से स्टार्ट हुआ ये। और ये एक्ट आया कि एक व्यक्ति यदि किसी भी सोर्स से पैसे लाता है ये और उसका दुरुपयोग करता है, वो उसके सोर्स को बताना जरूरी होगा। यानी आज कोई 10 करोड़ रिश्वत ले ली किसी आदमी ने, मान लीजिए, और कोई शेयर में इन्वेस्ट कर दिया या कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। कई प्रकार कैसे बेईमानी करते हैं, शेल कंपनी में ज़्यादा बेईमानी होती है। शेल कंपनी खोल दी, उसका 10 रुपये का शेयर 1 लाख रुपये में कोई खरीद रहा है, ये कंपनी काम नहीं कर रही है। तो इनको रोका कैसे जाए, उसके लिए ईडी का उपयोग किया गया था। पर आजकल ये बात सही है, क्योंकि पर्टिकुलर लोगों पर नहीं हो रहा है ये। यदि ये कहें, मान लो जैसे भाजपा वालों पे नहीं हो रहा है, या किसी ने, जो हम अखबार में पढ़ते हैं कि भाजपा का, कांग्रेस का था बेईमान था, वो भाजपा चला गया, ईडी कार्रवाई बंद हो गई है। इससे लोगों का विश्वास कम होता रहा है। वरना ईडी अगर ऑनेस्टली काम करे तो मैं कह रहा हूँ उससे बढ़िया कुछ काम हो नहीं सकता। कि ब्लैक मनी आपकी जो है वो वाइट हो रही है, वो सारी पकड़ में आ जाएगी, आपको सोर्सेज बताने पड़ेंगे। लेकिन इस मामले में जो राजस्थान में ईडी कार्रवाई कर रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? आप उस पर संतुष्ट हैं या फिर जो सवाल है आपको लगता है उसकी कोई वजह है? देखिए, ईडी जहाँ भी कार्रवाई कर रही है वो तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो पूरे देश में मानता हूँ। पर सवाल ये है, कुछ बहुत से लोगों को छोड़ा जा रहा है, वहां क्यों नहीं किया जा रहा है ये? इससे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि आप पर्टिकुलर पर क्यों कर रहे हैं, अभी बताइए। तब तो सही है, लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जहां तक मेरा ख्याल में मानता हूं काफी कुछ का दुरुपयोग हुआ है, बहुत में दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब कंप्लेंट दर्ज की जाती है इसके अंदर, इसमें एफआईआर नहीं होती है, और उसकी कॉपी भी नहीं मिलेगी एक्यूज को, उसको पता नहीं पड़ेगा क्या उसके खिलाफ है क्या नहीं है। इतना इसको मतलब बनाया गया है इसको। सुरेंद्र नरूका जी, ये एक वजह है, जिस तरह से बोलना भी पूनम चंद भंडारी जी का यही है कि ईडी जांच कर रही है, कार्रवाई करती है, लेकिन सिर्फ डर बैठाने के लिए, निष्पक्षता इसलिए नजर नहीं आती कि किसी जगह तो बहुत ज्यादा लिबर्टी दे दी जाती है, कहीं पर बहुत सख्ती बरती जाती है, और ये वजह है कि सवाल निष्पक्षता को लेकर ईडी पर उठते हैं, और राजस्थान में भी यही आधार माना जा रहा है। देखो, कोई भी जांच एजेंसी हो या कोई भी सेंटर की एजेंसी हो, जैसे अभी हमारे विधायक साहब ने जो लगाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप लगा दिया, ईडी पे भी आरोप लगा दिया, सीबीआई पे भी आरोप लगा दिया। कर्नाटका में चुनाव हुए तब उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगाए, वहां निष्पक्ष थी, वो एजेंसी बिल्कुल निष्पक्ष थी। राजस्थान के अंदर जो ईडी की कार्रवाई है, जब हमारे जो मेरे सीनियर अधिवक्ता है भंडारी साहब ने कहा कि जांच होनी चाहिए, जो कुछ बच गए उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। आज किरोड़ी मल जी मीणा ने जो सवाल उठाया, जो कुछ बच गए उनके खिलाफ भी जांच के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया।
ये हकीकत में माननीय जो गहलोत साहब है मुख्यमंत्री महोदय, उनके जो परिवारजन के द्वारा जिस तरीके से अवैध रूप से ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम कार्य किया गया, जिसकी बाकायदा किरोड़ी मल जी ने एक एविडेंस के मार्फत ये सब चीजें अब उन्हें ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? उन्हें ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? किरोड़ी लाल मीणा को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? किरोड़ी मल जी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं किरोड़ी मल जी ने जो एविडेंस आपको उपलब्ध कराई है, जो मीडिया के समक्ष उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के जो एविडेंस उपलब्ध कराई है, आप उस एविडेंस का जवाब देना। गहलोत साहब के परिवारजन के खिलाफ जो उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जिनमें होटलों के अंदर की उनकी पार्टनरशिप बताई है, जो विदेशों के अंदर उन्होंने गलत रूप से पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बारे में बताया, डॉक्यूमेंट्स के सहित बताया। आप उसका जवाब दें। आप किरोड़ी मल जी पे आरोप लगा रहे हैं, इसी पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि वक्त भी का। तो रामनारायण जी, आपने सुना सुरेंद्र अरोगा जी ने क्या कहा? कटघरे में आपने खड़ा किया किरोड़ी लाल मीणा जी को। किरोड़ी लाल मीणा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आरोप अनवगल लगाता है, कोई तथ्यों के साथ थोड़ी लगाया उसने, तो डॉक्यूमेंट्री थोड़ी है। और किरोड़ी लाल मीणा हाईकोर्ट गए थे। मीणा साहब, किरोड़ी मल जी मीणा ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाया है, आप विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट्स बताया है। गहलोत साहब के परिवार के एक एक सदस्य का नाम लिया है। गहलोत साहब के परिवार के सदस्य उन्होंने किस किस होटल में उनकी पार्टनरशिप है उसका नाम लिया है। माउंट आबू में पार्टनरशिप है, उदयपुर में पार्टनरशिप है, जयपुर में पार्टनरशिप है, राजस्थान से बाहर से जो होटल है उनमें पार्टनरशिप है, यहां तक कि विदेश से भी जो पैसा है उसकी भी बात नहीं है। आप उसका जवाब देने, आप उसका जवाब नहीं देके केवल किरोड़ी मल जी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने जो बात कही है बाकायदा रिकॉर्ड के अनुसार की है, विद डॉक्यूमेंट्स कही है। आप उनके उन डॉक्यूमेंट्स का जवाब दें, पता चल जाएगा। संस्था हो गई, कर्नाटक में लिखे नहीं दिया, इसका मतलब थोड़ी निष्पक्ष संस्था नहीं हो गई वो। आप लगाते ना, आप कर्नाटक के लिए भी आरोप लगाते, कर्नाटक के लिए भी आरोप लगाते। आप कह रहे हो कि साहब मैंने कहा कि पी चिदम्बरम के बच्चे के ऊपर 11 करोड़ 40 लाख का आरोप ईडी ने लगाया। आपके 11 करोड़ 40 लाख तो कुछ है ही नहीं। चोरी चाहे 1 रुपए की हो चाहे 100 करोड़ रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। इसका मतलब पी चिदम्बरम के लड़के ने जो चोरी की वो आपके लिए वैधानिक है, क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ की नहीं की। आप गहलोत साहब ने हजारों करोड़ की। हकीकत क्या है, सवाल उस पर भी होना चाहिए, बात उसमें रखनी चाहिए, हर कोई अपना पक्ष यहाँ पर रखने की कोशिश करे, क्योंकि वक्त भी खत्म है। मिथिलेश जी, एक अहम सवाल जरूर है यहाँ पर, इम्पैक्ट क्या होगा? ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, कुछ फेवर में है, अगेंस्ट में है, निष्पक्षता की बात हो रही है, क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इम्पैक्ट होगा इस कार्रवाई का? देखिए, निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होगा। उनको जो भी चार्जेस लगे उनको सामना करना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए, और रामकृपाल मीणा और सुरेश ढाका को सामने लाना चाहिए, जिससे राजस्थान के नौजवानों को लगे कि जो अशोक गहलोत जी की मंशा है कि कोई भी पेपर नकल कराने वाला नहीं बचेगा, जो उन्होंने खुद सुखराम बिश्नोई के कार्यक्रम में बोले जालोर में कि आपके यहां भी कई पेपर लीक करने वाले हैं, उनको मैं बख्शूंगा नहीं, तो उस पर मोहर लगेगी। अब रामकृपाल और सुरेश ढाका आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया, उस पर नौजवानों को शक है, वो करना चाहिए। और दूसरा, बीजेपी वाले इतने बोल रहे हैं, वसुंधरा राजे जी के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई प्रस्तावित है, उनके बेटे और बहू के ऊपर भी ऐसे ही लगा है कि विदेशों से पैसा आया और वो आज तक ईडी में केस चल रहा है। 24 जनवरी को तारीख दी जी, तो वो इन्होंने खुद भंडारी साहब ने वो मुकदमा दर्ज किया और दिल्ली में चल रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि बीजेपी दूध की धुली हुई है, उनकी भी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और पुत्रवधू, उनके ऊपर यही आरोप है कि 10 रुपए का शेयर 1 लाख रुपए में खरीदा ललित मोदी का मामले में। तो ये तो राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है, ये तो बेनकाब होना चाहिए। ये राजस्थान सवाल पूछ रहा है कि किस किस ने हमको लूटा है। पूनम चंद जी, कार्रवाई इतनी ज्यादा है, मामले आपने भी दर्ज करवाए, लेकिन क्या कभी एंड तक पहुंचती है ये कार्रवाई, या शुरुआत होती है, छोड़ देते फिर इंतजार ही होता है? ईडी के अंदर ज्यादातर केसेज में कुछ नहीं होता है, शुरू में कार्रवाई के बाद कुछ होता है। अभी देखिए, मैं बताऊंगा 15-20 दिन पहले की बात ये है, अशोक गहलोत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एमएलएज ने उस टाइम पायलट साहब जब गए थे, करोड़ों रुपए शाह साहब से और शेखावत साहब से इनसे लिए, धर्मेंद्र प्रधान से। एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं ये, और ये तक कहा उन्होंने कि भाई आपने जो खर्च करा ठीक है, बाकी पैसा उनको वापस दे दो शाह साहब को। ये जब उन्होंने ओपनली पब्लिकली ये लगाया, मैंने ईडी में कंप्लेंट की, ईडी ने आज तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है, ये ऑथेंटिक न्यूज है उसकी, कि करोड़ों रुपए आए हैं।
यानी जब एमएलए का पैसा आया वो तो ब्लैक मनी है ही, नंबर 2 का पैसा ही है, उसके कोई अकाउंट होता ही नहीं है। ठीक है। सीएम साहब कह रहे हैं जांच क्यों नहीं कर रही है ईडी, मुझे क्यों कि मैंने चलिए कहा यही सब वजह, यही सब कुछ उदाहरण बन जाते हैं जिसके आधार पर ये सवाल भी उठने लगते हैं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए सबसे अहम बात यह है कि ईडी की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और ईडी अपनी जगह काम कर रही है, निष्पक्षता पर सवाल भी उठते हैं यहाँ पर। लेकिन एक युवाओं की तरफ से बात की जाए, जिस मामले में ईडी ये कार्रवाई कर रही है उस मामले को लेकर युवाओं को इंतजार है। साल बर्बाद होता है, एक एक दिन एक एक सेकंड कितना कीमती उन युवाओं के लिए, और ऐसे में निष्पक्षता के साथ उन लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसके बीच में सत्ता पक्ष का कोई आए, विपक्ष का कोई आए, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, बेनकाब उन्हें भी करना चाहिए। शायद इसलिए इंतजार इस कार्रवाई का किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।